ठीक है। Assalamu alaikum and good evening, dear students. Welcome to Future X online classes. But as you know that we have bring this one short series for you to make your preparation easier, more effective, and help you in score better in your board exams. And Alhamdulillah, we're keeping that promise. But I'm going to take most of your SST portion, especially history and civics, and together we will make sure that every topic will become easy to understand and revise. All right, beta, before we proceed, let me briefly introduce myself. Beta, my name is Shah Gulzar and I have done MPhil in history. Currently, I'm teaching history at +2 level, and when it comes to experience, I have been teaching over 16 years across colleges, schools, and tuition centers. So back to the business. Let's begin with the first chapter of history, that is nationalism in Europe. Beta, most of the students, they feel that this chapter is much difficult as compared to the other chapters. लेकिन बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना चैप्टर क्लास 10th के लिए ये है नेशनलिज्म इन यूरोप इजी है, ठीक है, उतना कोई नहीं है बेटा। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यू पीपल आर already familiar with this chapter. You have already read this chapter in class 9th. In class 9th there was a chapter French Revolution. बेटा ये जो चैप्टर है ये चैप्टर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जहाँ पे आपने लास्ट ईयर एंड किया था, ठीक है, वही से ये चैप्टर जो है ये स्टार्ट होता है कि जो भी इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी जो है वो चेंजेस हुई थी। और जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा था कि जो है मोनार्की से जो है वो फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बना था, ठीक है। और रिपब्लिक के बाद एक और पॉलिटिकल चेंज आई थी, मेजर पॉलिटिकल चेंज, दैट वाज डिक्टेटरशिप, ठीक है। जब आप लोगों ने पढ़ा था कि हिटलर जो है वो इमर्ज हुआ था, ठीक है, ही इंट्रोड्यूस जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फ्रांस में नहीं रही जब रिपब्लिक के बाद व्हेन डायरेक्टरी स्टार्टेड रूलिंग, सो उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा नेपोलियन ने उठाया और उसने डिक्टेटरशिप इंट्रोड्यूस की। एंड देन उसके बाद जो है वो एम्परर बना था, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि 1815 में नेपोलियन जो है he was defeated in the battle of Waterloo। बेटा यहाँ तक जो है वो स्टोरी थी, यहाँ तक आप लोगों ने वो पढ़ा था कि क्या हुआ था फ्रांस में, कौन कौन सी चेंजेस आई थी, पॉलिटिकल चेंजेस क्या थी, सोशल चेंजेस क्या थी, वो सारे प्रिविलेजेस जो है वो चेंज हो रहे थे वो बिकॉज ऑफ द जो रेवोल्यूशंस जो है वहाँ पे आए। ये सारी जो मैंने यहाँ पे लिखी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, रिपब्लिक, उसके बाद फ्रांस वाज रूल्ड बाय डायरेक्टरी। बेटा ये सभी जो है गारमेंट्स जो थी, इन सभी गारमेंट्स को रेवोल्यूशनरी गारमेंट्स कहते थे। बट ये जो बंदा था नेपोलियन बोनापार्ट, इसने इन सभी ये जो चेंजेस आई थी, जो डेमोक्रेटिक चेंजेस लाई गई थी, नेपोलियन ने इन सभी चेंजेस को वहां पे खत्म कर दिया, ठीक है। सो 1815 में ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। उसके बाद क्या हुआ फ्रांस में, यूरोप में क्या हुआ, बेटा वही स्टोरी, वही कहानी जो है फिर से इस चैप्टर में आपको पढ़नी है, नेशनलिज्म इन यूरोप। बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस। लास्ट वाला जो चैप्टर था जो आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें खाली स्टोरीज थी, ठीक है, स्टोरीज थी कैसे फ्रांस मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, उसके बाद कैसे रिपब्लिक बना था,
वो दूसरी स्टोरी, उसके बाद डायरेक्टरी, उसके बाद नेपोलियन, ये सभी स्टोरीज थी। वही सिमिलर टाइप की जो स्टोरीज जो है इस चैप्टर में भी है, लेकिन इस चैप्टर में जो है जो एडिशनल आपको पढ़ना है दैट इज आइडियोलॉजीज, दैट इज आइडियोलॉजीज। बेटा वही चेंजेस, वही इवेंट्स हुए, लेकिन उन चेंजेस को किन्होंने लीड किया, कौन लोग थे, उनकी क्या आइडियोलॉजीज थी, वही आइडियोलॉजीज इसमें पढ़नी है। मतलब 60% चैप्टर जो है आपका लास्ट ईयर का है, ठीक है, वही इवेंट्स, वही चीजें जो हुई, बार बार हुई, ठीक है, और कौन लोग थे, किन्होंने उनको चलाया, उनकी आइडियोलॉजीज थी। और इस चैप्टर में जो आपको 40% जो एक्स्ट्रा है, दैट इज आपको देखना है कि कौन कौन सी आइडियोलॉजीज आई थी। जैसे लिबरल्स कौन थे, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज कौन थे, रेवोल्यूशनरीज कौन थे, कंजर्वेटिव्स कौन थे, कंजर्वेटिव्स, ठीक है, और इसके अलावा नेशनलिज्म होता क्या है, व्हाट नेशनलिज्म इज, ठीक है। ये जो है ये 40% जो है खाली एक्स्ट्रा है। सो इसीलिए मैंने आपको बोला कि सबसे इजी चैप्टर जो है दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप, क्योंकि यू पीपल आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस चैप्टर, ऑलरेडी यू हैव गॉन व्हाट events happened during in the 19th century Europe। ये इवेंट्स ऑलरेडी आप लोगों ने पहले से ही, ऐसे ही टाइप्स के इवेंट्स ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े थे जब आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था। सो इस चैप्टर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को लास्ट ईयर की वो जो चीज़ें हुई थी उनको रिकॉल करना है, और ये आइडियोलॉजीज जो है, ये आइडियोलॉजीज थी क्या, ठीक है बेटा। सो जब आपको ये सब चीजें क्लियर होगी तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। सबसे पहले लेट्स पहले ये नेशनलिज्म को हम समझेंगे कि नेशनलिज्म होता क्या है, ठीक है। सो बेटा ऑलरेडी you have already read this chapter, you must know what nationalism is, क्या इसकी डेफिनेशन है, खाली इसकी डेफिनेशन याद करनी है। थोड़ा आइडिया मैं आपको समझाता हूँ ये नेशनलिज्म होता क्या है। बेटा नेशनलिज्म जो है इट इज सिंपली, मैं बोलूंगा आपको, रिवीजन क्लास है, सिंपली हम बोलेंगे लव टुवर्ड्स योर नेशन, लव टुवर्ड्स योर नेशन। लेकिन बेटा नेशन को समझना है, ठीक है। जब हम बोलेंगे लव टुवर्ड्स योर नेशन, हमें यह पता होना चाहिए कि नेशन क्या होता है, ठीक है, व्हाट नेशन इज, ठीक है बेटा। नेशन हम बोलते हैं पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर geographical area, particular geographical area and having some similarities, ठीक है। एंड नेशनलिज्म क्या, मैंने आपको बोला बेटा नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म इज सिंपली लव टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द नेशन, ठीक है। अब बेटा नेशन क्या है और नेशनलिज्म क्या है, ठीक है। दैट मीन्स कि लव टुवर्ड्स योर नेशन, द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। बट बेटा याद रखो ये जो लव है, ठीक है, ये लव उन्हीं लोगों में डेवलप होता है, दोज पीपल हु शेयर समथिंग इन कॉमन, जो उनमें कुछ कॉमन होगा, कुछ चीजें होती है, अगर इनमें से कोई भी चीज उनमें कॉमन होती है, उन्हीं में ये सेंस जो है, फीलिंग जो है डेवलप होती है टुवर्ड्स देयर पीपल, टुवर्ड्स दोज पीपल हु आर लिविंग दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ये बेटा ये कौन सी चीजें हैं, दीज आर कॉमन लैंग्वेज, ओके बेटा, कॉमन लैंग्वेज और कॉमन रिलीजन,
और कॉमन कल्चर और शेयर्ड हिस्ट्री। ओके बेटा, इनमें से कोई भी चीज लोगों में कॉमन होती है तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं, वो फीलिंग ऑफ लव आती है टुवर्ड्स द पीपल जो आपके मुल्क में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। दूसरा होता है बेटा लव टुवर्ड्स योर कंट्री, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेट्रोइटिज्म। ठीक है बेटा, वो होता है पेट्रोइटिज्म, लव टुवर्ड्स योर कंट्री हो पेट्रोइटिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है, लव टुवर्ड्स योर नेशन। नेशन का मतलब होता है पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटरी। नेशन लोगों से बनता है, हम बोलते हैं ना कौम, उर्दू में बोलते हैं कौम, और कौम जो होती है वो लोगों से होती है। उन लोगों में क्या होता है, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, या तो उनकी लैंग्वेज कॉमन होगी, या तो रिलीजन कॉमन होगा, या तो उनमें उनकी शेयर्ड हिस्ट्री होगी, कल्चर जो है, कल्चर जो है वो कॉमन होगा। बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बेल्जियम, बेल्जियम के बारे में, ठीक है, बेल्जियम जो है वो पहली नेशन स्टेट बनी है। ठीक है, जब यो 19th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ नो नेशन स्टेट्स। बेटा नेशन स्टेट्स क्या होता है, नेशन स्टेट्स होता है कि जहां पे पर्टिकुलर नेशन रहता है, ये सिस्टम नहीं था। देयर वाज अ सिस्टम ऑफ अंपायर्स थे, ठीक है, अंपायर्स थी, देयर वर नो नेशन स्टेट्स एट ऑल। इस नेशनलिज्म, ये नेशनलिज्म जब इमर्ज हुआ, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस नेशनलिज्म, द आउटकम वाज नेशन स्टेट। ठीक है बेटा, नेशन स्टेट जो है वो स्टेट जहां पे पर्टिकुलर कोई नेशन रहता है। नेशन मतलब इनमें से इनमें कुछ कॉमन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बेल्जियम जो है पहली नेशन स्टेट बनी थी जब रेवोल्यूशंस हुए थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1830s के बाद। बेल्जियम, बेल्जियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि वहाँ जर्मन है। आप बोलोगे सर वहाँ पे तो लोग हैं, उनमें तो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, देयर वेर जर्मन स्पीकिंग पीपल, देयर वेर डच स्पीकिंग पीपल, देयर वेर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, तो उनमें तो वो कॉमन ही नहीं है बेटा। लेकिन उनमें लैंग्वेजेस डिफरेंट है, बट कॉमन रिलीजन था उनमें। तब जाके वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स उनमें आए, और वो नीदरलैंड से, किंगडम ऑफ नीदरलैंड से वो क्या हो गए बेटा, वो अलग हो गए। ठीक है, सो नेशनलिज्म बेटा, मैंने आपको बोला कि नेशनलिज्म एक सेंटिमेंट्स है टुवर्ड्स टुवर्ड्स योर नेशन। नेशन मैंने आपको बोला कि नेशन होता है एक पर्टिकुलर कौम, लोग बनाते हैं, और इनमें ये फीलिंग ऑफ लव डेवलप होता है। ये उन्हीं इसके लिए जो है प्रीरिक्विजिट है तीन चीजें, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर और कॉमन रिलीजन। ठीक है, सो जो ये चीजें होती है, ये सब चीजें हो रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था 1789 में, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ये सब चीजें हो रही थी। नेशंस का जो है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स जो है, उनका कॉन्सेप्ट आ रहा था। लेकिन नेपोलियन ने वो सारी चीजें जो है वो खत्म कर दी। ठीक है, बट पीपल वेर हैप्पी विद नेपोलियन। क्यों थे वो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो रिवाइज करेंगे बेटा आगे। अब ये नेशनलिज्म आपको समझ में आया, ठीक है। अब इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, सबसे पहले है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, क्योंकि अगर हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ जो है इस नेशनलिज्म का, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही दिया, जो अभी तक मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा था। ठीक है, इसके अलावा जो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सिंपली कि कब से, किस टाइम पीरियड से नेशन स्टेट्स जो है वो बनने लगी। ठीक है, रेवोल्यूशंस जो है, रेवोल्यूशंस फिर से होने लगे। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जर्मनी और इटली जो है वो नेशन स्टेट्स बने। नेशनलिज्म जब हुआ, जब नेशन स्टेट्स बने, ठीक है, और व्हाट वाज अ नेगेटिव जो इम्पैक्ट जो पड़ा नेशनल नेशन स्टेट्स की वजह से, क्या हो गया, इंपीरियलिज्म हो गया, वो भी हम देखेंगे। और विजुअलाइजिंग नेशंस, ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। मोस्टली हमें इन दो को समझना है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुए थे 1830s में, रेवोल्यूशंस हुए थे और नेशन स्टेट्स बनी थी, और 1848 में जो है रेवोल्यूशंस हुए, इनको हमें देखना है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे बेटा, जो हमारा ये ठीक है, ओके,
वेट, देखो बेटा, अब ये जो चैप्टर है मैंने आपको बोला कि जहाँ पे नेपोलियन लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा कि व्हेन ही वाज डिफीटेड उसके बाद क्या हुआ वो भी हम देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर को हम देखेंगे। ये चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, एक पेंटिंग से। ये पेंटिंग जो है आप देख रहे हो, ठीक है, ये पेंटिंग जो है बेसिकली एक पेंटर ने बनाई थी। इस वाले टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो ये रहेगा, इसका नाम याद रखना है, फेडरिक सोरो, ठीक है, ये याद रखना, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि फेडरिक किसने वो पेंटिंग बनाई थी, मतलब इसने 3 प्रिंट्स दिए थे 1848 में, ठीक है। इसका नाम याद रखना है, फेडरिक सोरोज। इसका विजन क्या था, विजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसने बेटा ये पेंटिंग जो इन्होंने बनाई है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आप देख रहे हो कि ट्रेन ऑफ people, they are holding their respective nations flag on their hands and they are passing by this statue of liberty। बेटा इसमें जो सबसे आगे आप देखोगे, सबसे पहले यूएसए है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, ठीक है। सिर्फ ये दो उस वक्त जो थे, जो नेशन स्टेट्स बने थे, ठीक है। स्विट्जरलैंड के बाद आप देखोगे फ्रांस है, उसके बाद जर्मनी है, ठीक है, उसके बाद इटली है। जितने भी है वो उस वक्त नेशन स्टेट्स नहीं बने थे, ठीक है। सो इसका ये जो था ना, ड्रीम था कि वर्ल्ड ऐसा हो कि हर कोई जो मोनार्कियल सिस्टम है ऑल ओवर द यूरोप जो है ये खत्म हो जाए और हर एक जगह पे नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आ जाए। सो फेडरिक सोरो आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है कि ये कहाँ का था। ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ठीक है। कब इसने ये 3 प्रिंट्स बनाए थे, 1848, ठीक है। इसमें ये 3 चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि इसमें से हर साल कोई ना कोई एमसीक्यू जो है आता है, ठीक है। ये 3 चीजें आप याद रखोगे। सो व्हाट ही डिड, he prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republic, ठीक है। ये ड्रीम था और कुछ टाइम के बाद ही हम देखते हैं कि ये ड्रीम जो है ये रियलाइज हो गई, ठीक है, ये हकीकत बन गई। जबकि जब उसने ये देखा था उस वक्त सिर्फ यूएसए और स्विट्जरलैंड ही जो है नेशन स्टेट्स थे, नेशन स्टेट्स बने थे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये जो पेंटिंग आप देख सकते हो कि ये जो नीचे पड़े हैं ये उस वक्त के जो ओल्ड सिंबल्स है, जो एरिस्टोक्रेटिक सिंबल्स थे, ये नीचे पड़े हैं, ठीक है। एंड उसके ऊपर से आप देख रहे हो कि दैट एंजल्स दे आर गेजिंग, ठीक है। सो इसमें ये चीजें आप याद रखोगे, ठीक है। नेशन स्टेट मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में बोला क्या होता है। नेशन स्टेट सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सॉवरन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइन्ड टेरिटरी। अब डिफाइन्ड टेरिटरी आ गई बेटा। पहले क्या था, पहले अंपायर्स हुआ करती थी, आप कहीं भी जा सकते थे, कोई भी आपको नहीं रोक सकता था। देयर वाज नो नीड ऑफ वीजा, नो नीड ऑफ पासपोर्ट, कहीं पे भी जा सकते थे। बट अब क्या आ गई, अब डिफाइन्ड टेरिटरीज आ गई, ठीक है। ये बेटा ये माना जाता है नेगेटिव पॉइंट भी इस नेशनलिज्म का। बेटा बॉर्डर्स आ गए, अब आप बॉर्डर के आगे नहीं जा सकते हो विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा, ठीक है। सो अब इनके में क्लियर डिफाइन्ड टेरिटरी हुआ करती थी। द कॉमननेस ऑफ द नेशन स्टेट वाज फॉर्जेड थ्रू स्ट्रगल्स एंड थ्रू द एक्शंस ऑफ द लीडर्स एंड द कॉमन पीपल, ठीक है। जो मैंने बोला ना अभी आपको कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स उन्हीं लोगों में डेवलप होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, इधर लैंग्वेज, रिलीजन और शेयर हिस्ट्री। सो नेशन स्टेट्स जो है, नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद वापस वहीं पे देखो, मैंने आपको बोला कि ओरिजिन जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही है। सो आपको बोर्ड के एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कौन से आइडिया दिए नेशन के, कौन से आइडियाज, ठीक है। तो यहां पे भी आप देख सकते हो द क्लियर फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो उस पता है आप लोगों को, पढ़ा है आपने वो सारा चैप्टर, मोनार्की जो है वो खत्म की गई, ठीक है। तो सॉवरेंटी तो इट इज सिटीजन्स जो है वो मोनार्की जो है उसने ट्रांसफर किया, ठीक है। सो प्रोक्लेमेड दैट पीपल वुड शेप देयर ओन डेस्टिनी, ठीक है। और ये जो फ्रांस में ये जो आइडिया आया था, ये कन्फाइन फ्रांस में ही नहीं रहा, बल्कि फ्रांस के बाहर भी जो है इन आइडियाज को क्या किया गया, स्प्रेड किया गया,
ठीक है। सो ये चीजें आपके क्वेश्चन में, आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है कि कौन से आइडियाज जो नेशन के थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिए। बेटा ये पॉइंट्स आपको जो है प्रिपेयर करने हैं उस क्वेश्चन के लिए। आप चाहोगे तो इसका जो है आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अडॉप्शन ऑफ द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री, द फादरलैंड, ठीक है, ली स्टॉइन, ठीक है, द स्टीजन, ठीक है। और क्या किया गया, फ्रेंच फ्लैग जो है उसको डिजाइन किया गया है और उसने रिप्लेस किया जो उस वक्त जो है रॉयल स्टैंडर्ड जो सिंबल हुआ करती थी मोनार्की की, ठीक है। स्टेट जनरल के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता था, अब स्टेट जनरल के लिए सिटीजन्स के थ्रू जो है ना इलेक्शन किया गया, उसको जो है रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए गए और उसका नाम जो है वो भी चेंज कर दिया गया, इट वाज रीनेम्ड एट नेशनल असेंबली, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप देखोगे कंपोजिशन ऑफ न्यू हिम्स सॉन्ग्स जो है वो लिखे गए, ठीक है। आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा वो जो जो ना इस वक्त फ्रांस का नेशनल एंथम भी है, ठीक है, मर्सिलेज। मर्सिलेज जो है ना वो सॉन्ग था जब वो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया था और कहा था कि दैट दिस इज द पीपल्स वॉर। फिर लोग वॉलंटियरली आए थे। मर्सिलेज एक बेसिकली एक जगह थी, वहां के जो लोग थे वो वॉलंटियरली आए, वो सॉन्ग जो है वो गा रहे थे एंड दैट वाज रिटन बाय रॉजर डी इसो, ठीक है। इसने बेटा ये वो लिखा था एंड लेटर ऑन इट वाज मेड एज द नेशनल। आज हम देखते हैं कि ये एंथम है, नेशनल एंथम है फ्रांस का, ठीक है। सो वही नेशनल न्यू हिम्स जो है वेर कंपोज्ड, इवन मार्टियर्स जो है दे वर कमेमोरेटेड, ये चीजें, ठीक है। ये भी बेटा इसी के साथ है। फ्रेंच लैंग्वेज वाज एनकरेज्ड, ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिया, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, यूनिफॉर्म जो है लॉज नहीं थे, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स नहीं थे, ये सब चीजें दी गई। एबॉलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम्स एंड ड्यूटीज, ट्रेड को सबसे बड़ी जो हिंड्रेंस थी दैट वाज इंटरनल कस्टम्स जो थे, जो टैक्सेस वगैरह देने पड़ते थे, ड्यूटीज, उनको एबॉलिश किया गया। एंड कॉमन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, बेटा ये आइडियाज थे नेशन के जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिए। और यही पॉइंट्स जो है आप अपने नोट्स ला सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप हाईलाइट कर सकते हो, खाली इन्हीं को आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर आप देखोगे ये सब चीजें, नेशनलिज्म जो है, ये जो आइडियाज थे ये स्प्रेड किए गए तो अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। इसके लिए जो है वो क्लब्स बनाए गए, जैकोबिन क्लब्स जो है वो सेटअप किए गए। जैकोबिन्स आपको पता है, जैकोबिन्स भी लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्रांस में ग्रुप ऑफ पीपल जो इमर्ज हुए, जिनको एक था वो जो सिटीजन्स जो थे ना, जिनको राइट टू वोट दिया गया था, they were termed as active citizens, और दूसरे लोग थे जिनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था, they were termed as passive citizens। passive citizens में से कुछ लोग इमर्ज हुए जिन्होंने कहा कि नहीं हमें भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। उन्होंने पहली मीटिंग जो है सेंट जैकब में की थी, सेंट जैकब, और उसी के बेस पे उनको नाम दिया गया जैकोबिन्स, ठीक है। और उनका जो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर, आप लोगों ने लास्ट ईयर ये पढ़ा है। सो उसी जो है उन्होंने ही कई सारे क्लब्स बनाए एंड थ्रू दोज क्लब्स, ठीक है, यूरोप के अदर पार्ट्स में स्टूडेंट्स ने क्लब्स बनाए और इन आइडियाज को जो है वो स्प्रेड किया, ठीक है। सो इसके अलावा फ्रेंच आर्मी जो है वो उन्होंने हॉलैंड बेल्जियम, ठीक है, या इटली गए, स्विट्जरलैंड गए, वहां पे भी जो है इन आइडियाज को उन्होंने जो है वो स्प्रेड किया, ठीक है। अब नेपोलियन भी लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा। नेपोलियन का मैंने आपको बोला कि जो कुछ भी अच्छी अच्छी चेंजेस आई थी, डेमोक्रेटिक चेंजेस आई थी, नेपोलियन ने क्या कर दिया, नेपोलियन ने वो सारी चेंजेस खत्म कर दी, ठीक है। बिकॉज उसने डिक्टेटरशिप इंट्रोड्यूस की, लेटर ऑन ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। लेकिन बेटा पीपल वेर हैप्पी विद नेपोलियनिक रूल, ठीक है। क्यों बेटा, जो भी फ्रांस के लोग एक्सपेक्ट करते थे, जो भी उनको एक्सपेक्टेशंस थी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट से, वो सारी चीजें उनको नेपोलियन ने दी। उसने टैक्सेस खत्म किए, ठीक है। उसने जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है लोगों को कहा कि आप प्रॉपर्टी बनाओ, आई विल प्रोटेक्ट यूर प्रॉपर्टी। उसने बहुत सारे टैक्सेस जो है वो कम कर दिए। उसने यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने वो जो प्रिविलेजेस थे
जो स्टेट, जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थे, उनको जो प्रिविलेजेस थे वो सारे प्रिविलेजेस उसने खत्म कर दिए। ठीक है, यही सब चीजें तो लोग चाहते थे ना रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट से। जैसे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट मैंने आपको बोला कि इनको बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, रिपब्लिक, डेमो डायरेक्टरी। ठीक है, लोग जो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे नेपोलियन ने उनको दे दी। दैट्स व्हाई पीपल वेर वेरी हैप्पी विद द नेपोलियनिक रूल। लेकिन नेपोलियन का जो एम था वो ये था कि पूरे यूरोप पे रूल करना। ठीक है, जब उसने जो है एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया, जब उसकी किंगडम एक्सपैंड हो गई, नाउ ही नीड्स मोर आर्मी, नाउ ही नीड्स मोर ब्यूरोक्रेसी। उसके लिए जो है, उसके लिए बेटा रेवेन्यू चाहिए। और रेवेन्यू कहां से हो आता है? कोई भी गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेसी हो, मोनार्की हो, हर एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो टैक्सेस से ही आता है बेटा। बेटा नेपोलियन ने टैक्स खत्म कर दिए थे, लोग खुश थे। अब नेपोलियन ने टैक्सेस बढ़ाए, लोग उसके अगेंस्ट हो गए। एंड नेपोलियन थ्रेट बन गया था बाकी यूरोपियन एम्परर्स के लिए, जिसकी वजह से जो है, जिसकी वजह से वो एक हो गए, उन्होंने एक अलायंस बनाया एंड फाइनली ही वाज डिफीटेड। अब वो अच्छी चीजें जो है, जो नेपोलियन ने वो जो इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको एग्जाम में आता है। अब देखो बेटा, नेपोलियन जो है ये फ्रांस जो है का मोनार्क बना था, ऑक्यूपाइड लार्ज टेरिटरीज इन यूरोप। ठीक है, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए विच वेर रैशनल एंड एफिशिएंट। ही डिमोलिश्ड द फ्यूडल एंड मेनोरियल सिस्टम। ठीक है, ब्रिंग रैशनल चेंजेस इन द लाइफ ऑफ कॉमन मैन। ठीक है, ये है द कोड ऑफ नेपोलियन। ठीक है, जो 1804 में उसने दिया। क्या क्या किया इसने? ही डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, वो जो थे नोबल्स थे, क्लेयरजी थे, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। प्रिविलेज था। इवन क्लेयरजी जो है, दे वर सपोज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द कॉमन पीपल। ये प्रिविलेजेस उसने खत्म कर दिए और यही लोग चाहते थे। He established equality before the law. He secured the rights to property. ठीक है, और Napoleonic code exported to French controlled regions like Dutch Republic, Switzerland. ठीक है, यहाँ पे ये Napoleonic code जो है it was introduced. ठीक है, so ये चीजें, ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। बोर्ड के एग्जाम में आपको यही लिखने हैं। ठीक है, यही लिखने हैं, इन्हीं को जो है हाईलाइट करना है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स उसने इंट्रोड्यूस किए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है उनको इंप्रूव किया गया। सिंप्लीफाइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ही रिमूव्ड मेनोरियल ड्यूज, रिमूव्ड गिल्ड एंड रेस्ट्रिक्शंस, ही अबॉलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ। बेटा ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, देखो बेटा, हम आएंगे वापस नेपोलियन पे, हम वापस आएंगे। उसके बाद द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप था ड्यूरिंग द 19th century, especially from 1830 to 1840. ठीक है, as nationalism spread all over the Europe, Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms. बेटा मैं आपको यहाँ से आपको ये आपके लिए ये इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा बेटा आपके लिए ये। ठीक है, ओके बेटा, यहाँ पे आएंगे हम। ये आप समझो पहले, वियना सेटलमेंट। नेपोलियन की बात हो रही है तो पहले हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपकी बुक में बाद में दिया गया है। तो मैंने आपको बोला कि जब नेपोलियन थ्रेट बन गया था यूरोपियन पावर्स के लिए, तो जो उस वक्त जो सुपर पावर्स माने जाते थे वो ज्वाइन हो गए, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया कि वन बाय वन वी कैन नॉट डिफीट नेपोलियन। सो उन्होंने एक अलायंस बनाया। ये 4 सुपर पावर्स कौन थे? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। बेटा ठीक है, इन्होंने बेटा एक अलायंस बनाया और मिलके इन्होंने नेपोलियन को हराया, बैटल ऑफ वाटरलू में, जो पहले ही मैंने आपको बोला। अब उस बैटल के बाद क्या हुआ? उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई, वियना सेटलमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, 1815 में बेटा ये हुआ। ये जो
ट्रीटी हुई, ठीक है। इस ट्रीटी में जो ये मीटिंग हुई, सबसे पहले इस मीटिंग को, ये भी आपको एमसीक्यू में जो है वो पूछा जाता है कि हु वाज होस्टिंग द मीटिंग ऑफ द अलायंस व्हिच फॉट अगेंस्ट द नेपोलियन, ठीक है। कौन था? वियना कांग्रेस जो है इसको बोलते हैं, इट वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रिया को जो चांसलर था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, हिज नेम वाज ड्यूक मेटरनिच, ठीक है। यही जो है ही वाज होस्टिंग दिस ये मीटिंग, ठीक है, और कांग्रेस। अब देखो बेटा इन्होंने क्या किया इसमें, इस कांग्रेस में इन्होंने क्या किया। जितनी भी पॉलिसीज और रूल्स जो भी नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे फ्रांस में, ठीक है, बाकी यूरोप में जहां जहां पे भी उसने अपनी किंगडम्स एस्टैब्लिश की थी, वो सारी उन्होंने खत्म कर दी। जो भी नेपोलियन की जो टेरिटरीज थी, किंगडम्स थी, उनको इन्होंने आपस में बांट दिया, ठीक है। फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में उन्होंने बर्बन डायनास्टी, लुईस 16 के बारे में पढ़ा है ना आपने, ही वाज फ्रॉम बर्बन डायनास्टी। बर्बन डायनास्टी का रूल जो है रेस्टोर किया गया, ठीक है। जो भी नेपोलियन ने जो वो टेरिटरीज मैंने आपको बोला कि जो है एनेक्स की थी, उनको आपस में बांट दिया, ठीक है। नीदरलैंड जो था और जो बेल्जियम जो था, ठीक है, दे वर गिवन कंट्रोल ओवर द नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ में एक नई किंगडम उन्होंने जो है क्रिएट की, ठीक है। फ्रांस के जस्ट अबोव जो है किंगडम ऑफ नीदरलैंड वाज क्रिएटेड एज अ बफर स्टेट, बफर स्टेट जो है, और वहां पे बेल्जियम को भी उन्होंने नीदरलैंड, किंगडम ऑफ नीदरलैंड में ही ऐड किया एज अ बफर स्टेट। बफर स्टेट बेटा क्या होता है? बफर स्टेट होता है वो एक स्टेट जो है जिसकी रिलेशन जो उसके साउथ में जो कंट्री है उसके साथ भी अच्छी है, जो नॉर्थ में कंट्री है उसके साथ भी अच्छी है, ठीक है। ये बफर स्टेट, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि दो कंट्रीज जो है वो आपस में ना लड़े, ठीक है, बिकॉज इसकी जो रिलेशन होती है दोनों के साथ अच्छी होती है। जैसे हम देखते हैं कि साउथ एशिया में अफगानिस्तान इज कंसिडर्ड एज अ बफर स्टेट बिटवीन जो यहाँ अफगानिस्तान के इस साइड जो स्टेट्स है और जो उसके नॉर्थ से जो स्टेट्स है, ठीक है। तो इसी तरह बेल्जियम, नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो है इसको नई एक किंगडम बनाई गई। जिनेवा वाज एडेड टू द पेडमाउंट इन द साउथ, साउथ में भी जो है दो बफर स्टेट्स क्रिएट की गई। ऑस्ट्रिया जो था उसको नॉर्दर्न इटली जो है वो उसको दिया गया, एंड रशिया जो है, रशिया को पोलैंड दिया गया। बेटा ये सारा एरिया नेपोलियन का था और आपस में इन्होंने ये बांट दिया। जर्मनी, व्हेन इट कम्स टू द जर्मनी, जर्मनी को 39 स्टेट्स में नेपोलियन ने जो है डिवाइड किया था और उन 39 स्टेट्स को ऐसे ही रखा गया, ठीक है। उनकी बाउंड्रीज चेंज नहीं की गई, लेकिन कुछ पे ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था, कुछ पे प्रूशिया का कंट्रोल आया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि वीना कांग्रेस के बाद जो है यूरोप का जो मैप था, ठीक है। सो अब बेटा यहां से हम आते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पे। सो यही सब चीजें जो है बेटा हो गई थी। अब ये जो 1850 में ये जो वियना सेटलमेंट हुई, यहां से अब एक नई रिजीम स्टार्ट हुई यूरोप में, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिविज्म। कंजर्वेटिविज्म बेटा, ये कंजर्वेटिव, मैंने आपको बोला ना कि इसमें 40% जो है वो आइडियोलॉजी आपको सीखनी है, ठीक है। ये कंजर्वेटिव्स कौन थे? अब ये कंजर्वेटिव्स जो है ये वही एरिस्टोक्रेट्स थे, ये वही लोग थे जो इन फेवर ऑफ मोनार्की थे, दे वर इन फेवर ऑफ मोनार्की, ठीक है। सो कंजर्वेटिव रिजिम जो है ये स्टार्ट हो गई, ठीक है। और यही लोग थे जो एरिस्टोक्रेटिक थे। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि दैट मोनार्की जो है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, हमें इसी को कंटिन्यू करना है। वी मस्ट रेस्पेक्ट द ओल्ड जो सिंबल्स है, जो ट्रेडिशंस है, जो इंस्टीट्यूशंस है, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, जैसे वही वो क्लेरजी, नोबिलिटी जो है, हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू द चेंज, दे बिलीव इन ग्रेजुअल चेंज, ठीक है। चेंजेस लाएंगे हम, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, बट देयर मस्ट बी ग्रेजुअल चेंजेस,
ठीक है। अभी थोड़ा बहुत इन्हीं में देखते हैं, ये एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो था ये डोमिनेंट क्लास था। डोमिनेंट क्योंकि रिसोर्सेज सब, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज इन्हीं के पास थे। ठीक है, पॉलिटिकली और सोशली द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पीजेंट्स थे, उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन वो इंग्लैंड में खाली इस टाइम पीरियड में आया था, रेस्ट ऑफ द यूरोप में नहीं था। सो देयर वाज कंपटीशन, जो इंग्लैंड से वो जो मशीन मेड गुड्स आते थे, तो यहाँ जो आर्टिजन्स थे, ठीक है, उनको टफ कंपटीशन दिया गया, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ गई। न्यू सोशल ग्रुप्स जो है इस टाइम पीरियड में जो वो आ गए, जैसे वर्किंग क्लास था, ठीक है, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, जब इंडस्ट्रीज आई, जब ट्रेड वगैरह आ गया, तो ये लोग इसमें आ गए। और कई सारे जो ये जो प्रोफेशनल्स आए थे, जो ना आपने वो पढ़ा था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड, ये सारे जो है ये थर्ड स्टेट में ही सारे लोग आते थे। सो जो डोमिनेंट ग्रुप था वो यही था, कंजर्वेटिव्स, ठीक है, या जो एरिस्टोक्रेट्स थे, ठीक है। तो ये बहुत कम थे, बट दे वर द पॉलिटिकली एंड सोशली दे वर द डोमिनेंट, बिकॉज रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा इन्हीं के पास थे। ठीक है, उसके बाद वो लोग, ठीक है बेटा, आपको याद होगा जो लुईस 16 के अगेंस्ट जिन लोगों ने वो चेंजेस की थी, वो रेवोल्यूशन लाया था, ठीक है, वो एजुकेटेड मिडिल क्लास था। ठीक है, अब इस चैप्टर में ये आप बोलोगे ये लिबरल्स कोई नए हैं? नहीं, ये वही लोग हैं, खाली इनको नाम दिया गया लिबरल्स। ठीक है, ये लिबरल्स देखो बेटा, ये भी आपके एग्जाम में आता है। ये लिबरलिज्म जो है, द टर्म लिबरलिज्म, ये कहां से डिराइव हुआ है? ये भी आप याद रखोगे, लेटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है, लेटिन रूट लिबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? फ्री। ठीक है, सो लिबरलिज्म जो है एम्फसाइज्ड ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। इनकी ये जो आइडियोलॉजी थी बेटा, इनकी आइडियोलॉजी, वो बोलते थे कि नहीं, मोनार्की, कंजर्वेटिव्स बोलते थे कि मोनार्की हमें कंटिन्यू करना है, वी मस्ट टू रेस्पेक्ट द ओल्ड इंस्टीट्यूशंस। चेंज, हाँ चेंज करेंगे, लेकिन ग्रेजुअल चेंज करेंगे। व्हेन इट कम्स टू द लिबरल्स, लिबरल्स बोलते थे कि दैट गवर्नमेंट शुड बी ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल। ठीक है बेटा, सो इनकी आइडियोलॉजी यही थी। ठीक है, ये लोग चाहते थे कि जो ऑटोक्रेसी है ये खत्म हो जाए, ये क्लेरिकल प्रिविलेजेस जो है ये खत्म हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बने, सेम जो लुईस 16 के टाइम पे इन लोगों ने किया था। सिर्फ इसको यहां पे आपको याद रखना है कि उन्हीं लोगों को नाम दिया गया लिबरल्स। ठीक है, एंड इनवायबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि नेपोलियन ने इनको दिया था, क्योंकि ट्रीटी जो वियना सेटलमेंट था, वियना सेटलमेंट ने वो सारी चीजें खत्म कर दी ना, जो नेपोलियन ने जो चेंजेस इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, सो यही मैं बोलता था, ऑल क्लासेस इक्वल बिफोर द लॉ, राइट टू वोट गारंटीड टू मेन हु ओन्स प्रॉपर्टी। ठीक है, सो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो ऑन द कंसेंट ऑफ पीपल होनी चाहिए। पॉलिटिकल राइट्स जो है वो सिर्फ राइट टू वोट किनको मिलना चाहिए? टू मेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है कभी कभी वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई लिबरल्स आर नॉट कॉल्ड डेमोक्रेट्स। ठीक है बेटा, जब ये जो है वो ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, बिकॉज ये जो लिबरल्स जो थे, लिबरल्स जो है दे वर नॉट इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग वोटिंग राइट्स टू वुमेन। ठीक है, that's why these liberals were not called democrats. Women were not allowed to vote. ठीक है, सो इनकी बेटा जो है ये आइडियोलॉजी थी। When it comes to इकोनॉमिक में अगर हम देखेंगे जो है इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ठीक है, ये लिबरल्स जो है इनकी डिमांड थी कि फ्रीडम ऑफ मार्केट हो फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब मार्केट में क्या रेस्ट्रिक्शंस थी? ये किस फ्रीडम की बात कर रहे हैं बेटा? ये बात कर रहे थे वही जो मैंने आपको बोला कि यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स नहीं थे, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स नहीं थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो ट्रेडर्स थे, ट्रेड करना मुश्किल था उनके लिए। ठीक है, और ना ही सिर्फ वेट्स एंड मेजर्स यूनिफॉर्म नहीं थे, बल्कि देयर वेर नंबर ऑफ करेंसीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे जो है कोई अंपायर है, ऑस्ट्रियन अंपायर, या जर्मनी में आप देखो ये एक ही अंपायर है, लेकिन अगर यहाँ नॉर्थ है, यहाँ के जो वेट्स है, ठीक है, और साउथ के वेट्स को हम कंपेयर करेंगे, ये जो है वो
वैरी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा वेट्स जो है, अगर हम बाहर जाएंगे हमें जो है वो कुछ सामान लाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पोटैटो खरीदे, ठीक है, 5 केजी पोटैटो हमने खरीदे। अगर हम कन्याकुमारी भी जाएंगे वहां पे भी ये 5 केजी ही लगेंगे ना। हम लद्दाख जाएंगे वहां पे भी ये 5 केजी ही लगेंगे ना। हम इंडिया के किसी भी पार्ट में जाएंगे या हम कोई कपड़ा खरीदेंगे 5 मीटर, इंडिया के किसी भी कोने में जाओ ये 5 मीटर ही होंगे। लेकिन यहाँ पे ये वाला सिस्टम नहीं था, एक ही अंपायर, बट वेट्स एंड मेजर्स जो है वो जो है डिफर करते थे, वैरी करते थे, ठीक है। करेंसीज जो है वो डिफरेंट थी। तो जब ट्रेडर जाता था नॉर्थ से साउथ, जब ये गुड्स खरीदता था इसको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज जो थी और वो कैलकुलेट भी होती थी वेट के हिसाब से, इसका सामान जो है वेट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर इसने राइस जो है वो नॉर्थ से लिया 50 केजी, ठीक है, ये दूसरे पार्ट पे जब पहुंचा जहां पे उसको टैक्स देना है, यहाँ के वेट्स ऐसे है कि ये 50 केजी जो है वो 40 केजी है। दूसरी तीसरी जगह ये पहुंचा, ये 50 केजी जो उसने खरीदे थे ये यहाँ पे जो है 70 केजी है। तो बेटा इसमें इसको नुकसान था, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है ये ट्रेडर मत अपने आप को नुकसान होने देगा, ये सारी भरपाई कहां पे करता था, कस्टमर से, ठीक है। सो अल्टीमेटली जो कॉमन पीपल जो थे वो सफर हो जाते थे, ठीक है। सो यही चाहते थे कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाए, ठीक है। रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, कस्टम यूनियंस वेर फॉर्मड। अब देखो इनकी एक डिमांड पे एक कस्टम यूनियन बनाया गया, ठीक है। और उसमें जो है प्रूशिया जो था उस वक्त, जो मैंने आपको बोला ये 4 सुपर पावर से जिन्होंने नेपोलियन को हराया, प्रूशिया ने इनिशिएटिव लिया और इनकी इस डिमांड को जो है वो फुलफिल किया गया। और उससे क्या किया गया, एंजॉइनेड बाय 39 जर्मन स्टेट्स, जो कस्टम यूनियन बनाया गया उसमें 39 ये स्टेट्स उन्होंने ज्वाइन की, ठीक है। एंड रेलवे स्टार्टेड फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड गुड्स, मतलब ये जो है वो ट्रेड जो है वो डेवलप हो जाए उसके जो है लिए जो है रेलवे जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो ये ट्रेड यूनियन जो है इसका नाम क्या रखा गया, ये भी आप बेटा याद रखोगे, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द ज़ोल्वेरियन, ज़ोल्वेरियन जो है इट वाज अ ट्रेड, इट वाज अ कस्टम यूनियन, ठीक है। अब जो भी जो टैक्सेस वगैरह जो है वो यही वही यूनियन डिसाइड करेगा कितना क्या होगा। 1834 में बेटा आपको याद रखना है कि ये बनाया गया, ठीक है। और जो है इस जब ये बना तो इसने क्या किया, इसने कई सारी जो जो करेंसीज जो उस वक्त जो थी उनको कम किया, ठीक है। It was framed at the initiative of the Prussia and joined by the most of the German states. The Union abolished tariff barriers, जो मैं अभी बोल रहा था टैरिफ देना पड़ता था और जो कैलकुलेट होता था वेट के हिसाब से, and reduced the number of currencies from 30, देखो बेटा कितनी करेंसीज थी, 30 करेंसीज थी। वो जो जर्मन जो है जो 39 स्टेट्स थी 30 करेंसीज थी, उनको रिड्यूस किया, अब सिर्फ 2 रखी गई, ठीक है, ताकि ट्रेडर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए ट्रेड करने में, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बोला कंजर्वेटिविज्म आफ्टर जो है वो 1850 आया। सो कंजर्वेटिव्स जो है इन्होंने रूल जो है वो कर स्टार्ट किया 1850 से 1800 जो है 30 तक। कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन 1830 से रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गए इन कंजर्वेटिव्स के खिलाफ, विच वेर लेड बाय द लिबरल्स, ठीक है। जो लिबरल्स के बारे में भी बेटा हमने पढ़ा, ठीक है। वियना सेटलमेंट मैंने इसलिए आपको बोला था पहले ताकि आप जो है आपको थोड़ा आइडिया आए, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा था जो है इसमें क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा। अब जो तीसरी आइडियोलॉजी मैंने आपको बोला था रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर याद होगा आपको, ठीक है। सो वो कितना जो है हार्श था, जो भी उसके अपोनेंट्स थे, जो भी उसको क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। ही यूज्ड टू गिलोटाइन दोज पीपल जो भी उसके अगेंस्ट थे। अब बेटा उन्हीं लोगों में से जो है कुछ लोग ऐसे आए जिनको नाम रखा गया रेवोल्यूशनरीज। अब इन रेवोल्यूशनरीज की जो है इनकी आइडियोलॉजी क्या है, दे बिलीव इन क्विक चेंज, क्विक चेंज, ठीक है। देखो बेटा कंजर्वेटिव्स ग्रेजुअल चेंज, रेवोल्यूशनरीज क्विक चेंज। लिबरल्स जो थे वो लिबरल्स थे, वो जो है नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन रेवोल्यूशनरी जो थे ये बिलीव करते थे, ठीक है।
और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रेवोल्यूशन, बेटा इनको रेडिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है, रेडिकल्स भी जो यही, ठीक है। सो इन दैट टाइम अ रेवोल्यूशनरी मीन्स अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स। बेटा मोनार्कियल फॉर्म्स, क्योंकि ये अंपायर्स बहुत बड़ी होती थी, पावरफुल होती थी, इनके अगेंस्ट जो है आप जाना ये जो है आसान बात नहीं थी, ठीक है। सो यूरोप में कई सारे ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट था नो जुसेपी मैज़िनी, ठीक है, ये इटली का था और इसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, कॉर्बनरी जो है, नहीं पहले इसने कॉर्बनरी जो है इट वाज अ सीक्रेट सोसाइटी जो उसने ज्वाइन की, और फिर उसने अपनी जो है एक पार्टी बनाई या सीक्रेट सोसाइटी आप बोलोगे, यंग इटली जो है, यंग इटली जो है उसने मार्सलीज में बनाई थी। मार्सलीज मैंने आपको बोला ना कि वो फ्रांस में एक जगह थी, वहीं से जो है वो लोग आए थे, जो आज फ्रांस का नेशनल एंथम था, उसको नाम ही रखा गया मार्सलीज, ठीक है। सो इसके अलावा यंग इटली के अलावा इसने यंग यूरोप जो है, ठीक है, ये भी बेटा याद रखोगे, ये एमसीक्यूज ये पूछा जा सकता है। ये बर्नी में उसने बनाई थी और इसकी इनके जो फॉलोवर्स थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप जो थे उनके वहाँ से जो है इसके फॉलोवर्स थे, ठीक है। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। अब वो रेवोल्यूशंस जो है वो स्टार्ट हो गए। मैंने आपको बोला कि 1815 से लेकर जो है वो कंजर्वेटिव रिजीम स्टार्ट हुआ, ठीक है, कंजर्वेटिव्स रूल कर रहे थे, लेकिन 1830 से वो जो चेन ऑफ रेवोल्यूशंस जो था, जो पहले हुआ था, बिकॉज जो उस फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो जो डेमोक्रेटिक आइडियाज आए थे लोगों के दिलों में, अभी भी वो चीजें थी, ठीक है। अब 1830s में जो है उन सभी चेंजेस को फिर से रिवाइव किया गया, ठीक है। अब 1830 से ही क्यों, उससे पहले क्यों नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा क्या हुआ, ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, दे वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। ये जो रेवोल्यूशंस आए 1830s में, हु वर द लीडर्स, लिबरल नेशनलिस्ट, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। दे बिलोंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये भी आप लोगों को पढ़ा था, पता है। अब देखो जुलाई 1830 में ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया, ठीक है। कैसे शुरू हुआ, मैं अब यहां पे भी आपको लास्ट ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो जो है, वो जो इमीडिएट कॉज था रेवोल्यूशन का वो क्या था बेटा, वो ये था कि पेरिस में लोग सड़कों पे आए थे, वो जो है अटैक कर रहे थे ब्रेड शॉप्स पे। क्यों? क्योंकि बेटा फूड शॉर्टेज हो गई थी। जब लोग सड़कों पे आए, ठीक है, तो उनके लीडर्स जो है उन्होंने उनको लीड किया, ठीक है। अब सेम यहां पे भी हुआ, 18 जुलाई 1830 में फ्रांस में जो है सिमिलर जो है कंडीशंस जो है वो फिर से हो गई, सिमिलर हालात फिर से हो गए, फिर से यहां पे जो है शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई। जब लोग सड़कों पे आए तो लिबरल्स जो थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास ये जो थे, इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की, ठीक है। पेरिस में क्या हुआ, जो जब रेवोल्यूशन हुआ, जब लोग सड़कों पे आए, सो फ्रांस इस वक्त क्या था, ये मोनार्की था, ठीक है। लेकिन अब इस जुलाई रेवोल्यूशन, जुलाई 1830 में जो रेवोल्यूशन हुआ, बर्बन डायनास्टी जो है इसका रूल जो है इसको खत्म कर दिया गया, और फ्रांस फिर से अब मोनार्की से क्या बन गया, इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, ठीक है। बेटा मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या डिफरेंस होता है, मोनार्की में कोई लॉ नहीं होता है, एम्पायर जो जी में आए वो करे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बेटा लॉज होते हैं, एंड ही हैज टू गो अकॉर्डिंग टू द लॉज, ठीक है। जो भी वो उसको करना है वो लॉज के हिसाब से करना है, और लॉज कौन बनाएंगे, लोग बनाएंगे। पढ़ा आप लोगों ने लास्ट ईयर ये नेशनल असेंबली, मैंने आपको बोला ना इसलिए कि ये जो है ऑलरेडी फेमिलियर है आपको ये चैप्टर, ये डिफिकल्ट नहीं है। सो सेम जो है इस वक्त भी हो गई। सो लिबरल रेवोल्यूशनरी जो थे उन्होंने ये सब किया, इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। जो जब ये रेवोल्यूशन हुआ था तो उस वक्त फ्रांस का जो मोनार्क था कौन था, लुइस फिलिपी। इसी लुइस फिलिपी को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना। अब नेशनल असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, एंड लुइस फिलिपी हैज टू रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन होता है मोनार्क को, तो मतलब देयर आर लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस ऑन हिज पावर्स, ठीक है। सो दिस लेड टू एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। अब ये बात भी बेटा आप सुनो,
क्योंकि मैंने आपको बोला कि 1815 में वो जो वीना सेटलमेंट हुआ था, तो फ्रांस के नॉर्थ में जो है किंगडम ऑफ नीदरलैंड क्रिएट किया गया था, बेल्जियम को उसी में रखा गया था। तो जब बेल्जियम ने देखा कि फ्रांस में क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, यहाँ के लोग भी जो है, ठीक है, वो भी बाहर आ गए, उन्होंने भी जो है किंगडम ऑफ नीदरलैंड के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट्स किए, और बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड से अलग हो गया। ठीक है, यहां पे जो है बेल्जियम पहली जो है यूरोप में नेशन स्टेट बनी। ठीक है, सो बेल्जियम जो है ये अलग हो गया। इस बात पे एक रिमार्क पास किया किसने? जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, ठीक है, मैंने अभी आपको नाम बोला उसका, ठीक है, ड्यूक मेटरनिच। उसने इस बात पे क्या कहा? he said when France sneezes the rest of Europe catches cold। ठीक है, जब फ्रांस में कोई ना कोई डेवलपमेंट होती है, कोई ना कोई चीज होती है, वो यूरोप के बाकी पार्ट्स में भी स्प्रेड होती है। यहाँ पे फूड शॉर्टेज हुई थी जुलाई 1830 में, यहाँ पे चेंज आई, लेकिन ये चेंज कन्फाइन फ्रांस पे ही नहीं रही, ये स्प्रेड हो गई, बेल्जियम जो है वो अलग हो गया। ठीक है बेटा, सो इस रेवोल्यूशन के कॉजेस क्या थे? इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज बेटा वही था, फूड शॉर्टेज थी। उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, 1830 में एक और इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट हुई, और इस डेवलपमेंट से क्या हो, इस चीज से क्या हो, एक और इवेंट था। इससे यूरोपियन जो नेशंस जो लोग थे वो इंस्पायर हो गए। ठीक है, ये इंस्पायरेशन थी उनके लिए। वो था ग्रीक वॉर। ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था। अब देखो, ग्रीक जो है ना बेटा, ये जो है इस पे रूल कर रहे थे कौन? द माइटी ऑटोमन्स। ऑटोमन अंपायर जो है वो बहुत ज्यादा एरिया पे जो है वो बहुत बड़ी अंपायर थी। ग्रीक जो है, ग्रीक वाज द पार्ट ऑफ द ऑटोमन अंपायर। ठीक है, और ग्रीक जो है वो छोटी सी स्टेट थी एज कंपेयर टू द ऑटोमन अंपायर। इन्होंने यहाँ पे इंडिपेंडेंस स्टार्ट की, किन के खिलाफ? ऑटोमन अंपायर के खिलाफ। कब? 1821 में। ठीक है, सो ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। जो रोमांटिसिज्म थे, जो बहुत सारे स्कॉलर्स थे, फिलोसफर्स थे ग्रीक से, जो ग्रीक से बाहर गए थे, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने फंडिंग की इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। उनमें से एक है, ठीक है, जो आपकी बुक में है, ठीक है, लॉर्ड बेरन बेटा। ठीक है, लॉर्ड बेरन बेटा, ये याद रखोगे, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, इसने जो है ही क्रिएटेड फंड्स फॉर द ग्रीक्स, एंड लेटर ऑन ये ग्रीक भी गया, वहां पे भी गया। ठीक है, और बाद में वहीं पे जो है 1824 में जो है ही डाइड। अब ये जो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की 1821 में, 1832 में जो है ग्रीक जो है एक ट्रीटी की गई। ग्रीक वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, एक ट्रीटी की गई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल बेटा जो प्रेजेंटली इस्तांबुल है ना, टर्की में जो कैपिटल है, उसका जो पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। यहीं पे जो है ये ट्रीटी हुई। अब देखो बेटा, ये एक इंस्पायरेशन था यूरोपियन के लिए, कि उन्होंने सोचा कि ग्रीक जो है वो इतनी छोटी स्टेट, इतने बड़े ऑटोमन से उन्होंने जो है इंडिपेंडेंस ली, अगर ये ले सकते हैं, व्हाई नॉट वी पीपल। ठीक है, और वो भी हमारी जो लड़ाई है वो अपने लोगों के साथ है, वो तो फॉरेनर्स के साथ जो है उन्होंने लड़ा। सो ये एक सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन था। ये भी जो है हम इसी टाइम पे हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आप देखोगे, ये ग्रीक जो है या बाकी ये जो रीजन था, इसको बाल्कन रीजन भी बोलते हैं। चैप्टर के लास्ट में हम आएंगे ना इस पे भी। तो ये इट वाज वन ऑफ द स्टेट, इसको इंडिपेंडेंस दी गई 1832 में। ठीक है, अब हमने बेटा टॉपिक हमारा था रेवोल्यूशंस ऑफ 1838 एंड 1848। बीच में हमें ये एक टॉपिक आता है। ठीक है, टॉपिक क्या है? द रोमांटिक इमेजिनेशन। ठीक है, रोमांटिक इमेजिनेशन। बेटा ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, हम वापस आएंगे जो है 1848 पे, लेकिन पहले बेटा आप ये समझो, हम बात कर रहे थे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स की, नेशनलिज्म की हम बात कर रहे थे, और हमने वो भी पढ़ा, वो जो है कौन से आइडियाज थे, कैसे ये सेंटिमेंट्स कैसे डेवलप होते हैं। इनमें जो है जब कॉमन लैंग्वेज होगा, रिलीजन होगा, कॉमन कल्चर होगा, तो तब ये सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में
एक मूवमेंट चली जिन्होंने कहा कि जो लोकल डायलेक्ट्स है, लोकल डायलेक्ट्स दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था ना वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या आइडियाज दिए थे नेशन के, हमने पढ़ा था एक जगह पे कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसको पॉपुलराइज किया गया, लोकल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेज्ड। लेकिन जब यूरोप में जो है लोगों को लगा कि जो हमारा कल्चर है, ठीक है, जो हमारा कल्चर है, जो जो लैंग्वेजेस है, उन पे वो ख़त्म हो रही है, ठीक है, उन पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे वहाँ पे फ्रांस में फ्रेंच को एनकरेज किया गया, लोकल डायलेक्ट्स को जो है वो डिस्करेज हो गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नेशनलिज्म जो है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो है वो जो है ट्रू कल्चर जो होगा, ठीक है, उसको अगर हम हाईलाइट करेंगे तो उससे भी जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये रोमांटिसिज्म क्या था, इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट, कल्चर को रिवाइव करना था। ठीक है, देयर वेर एक्सटर्नल फोर्सेस जो थे जो इनके कल्चर को पे डोमिनेंस कर रहे थे, अपने कल्चर को रिवाइव करने के लिए ये मूवमेंट जो है स्टार्ट की गई और इसको नाम रखा गया रोमांटिक इमेजिनेशन। जैसे बेटा आप मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे हमें यहाँ से हवल से जो है आई फॉरगॉट हर नेम, ठीक है, उसने वो पेज बनाया था, उसने लिडिशा जो है लिडिशा स्टार्ट किया था। ठीक है, व्हाट वाज दैट, रिवाइवल ऑफ आवर कल्चर। या हमें एक और है फेसबुक पे, उसका है वो कश्मीरी लैंग्वेज को रिवाइव करने की कोशिश है बेटा उसकी, मुनीर स्पीक्स पेज है एक। ठीक है, सो इस वक्त भी हम देखते हैं कि जो कल्चर था, कल्चर पे आउटसाइड फोर्सेस थे, तो इन्होंने को सोचा कि कल्चर को अगर हम रिवाइव करेंगे तो इससे भी जो है वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। कल्चर प्लेड पावरफुल रोल इन द नेशनलिज्म। ठीक है, सो दे फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस, मिस्टिकल फीलिंग्स। इनमें से जो है बेटा ये याद रखोगे, जॉन गोटफ्राइड हर्टर, ठीक है, he claimed that true German culture was to be discovered among common people, thus woke। ठीक है, दस वो। तो अगर आज भी अगर आपको जो है प्योर कश्मीरी आप देखोगे कि प्योर कश्मीरी कौन लोग बोलते हैं, अगर आप देखोगे फॉर फ्लंग एरियाज में जाओगे, गांव में जाओगे, वहां पे आपको जो है वो प्योर कश्मीरी जो है वो मिलेगा। हमारा जो कल्चर है, प्योर कश्मीरी कल्चर, वो आपको वहां पे मिलेगा। यहाँ अगर आप देखोगे सो हमारा जो कल्चर जो जो हमारा जो कल्चर है वो भूल चुके हैं। हमारी लैंग्वेज आप देखो, ठीक है, इस पे क्या जो है कितनी लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस है। हमारा ड्रेस देखो, कंप्लीटली वेस्टर्न। ठीक है, हम कमीज शलवार अब ईद के नमाज के टाइम पे पहनते हैं या फ्राइडे को पहनेंगे। ठीक है, सो यही बात जो है जॉन गोटफ्राइड हर्टर ने भी कही कि अगर आपको जो है ट्रू जर्मन कल्चर देखना है तो वो आपको कॉमन पीपल में मिलेगा, 10 वोक। ठीक है, वोक्सवैगन आपको लास्ट ईयर याद होगा, वो बोलता है कॉमन पीपल को। ठीक है, इसी तरह जो पोलैंड है, ठीक है, पोलैंड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पोलैंड एक जब वियना सेटलमेंट हुआ था तो पोलैंड के 3 हिस्से कर दिए गए थे। ठीक है, पोलैंड को भी बांटा गया था और जो पार्ट मिला था, जो रशियंस को जो पार्ट मिला, उन्होंने वहां पे कहा कि कोई भी पोलिश लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, हर कोई जो है वो रशियन लैंग्वेज यूज करेगा। ठीक है, इवन जो वहाँ चर्चेस में जो प्रीचर्स होंगे, दे टू हैव टू प्रीच इन द रशियन लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन जो है इन्होंने वहां पे उन्होंने अपनी जो मूवमेंट है, ठीक है बेटा, उस मूवमेंट को लैंग्वेज के थ्रू जो है वो क्या किया, अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू किया। वो डिलिबरेटली जो है वो रशियन लैंग्वेज को इग्नोर करते थे, पोलिश लैंग्वेज को यूज करते थे। और बहुत सारे जो है जो प्रीचर्स थे उनको एग्जाइल किया गया। इसी तरह म्यूजिक जो है, म्यूजिक को जो है वो प्रमोट किया गया। कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज इट वाज डेवलप्ड थ्रू म्यूजिक, डांस या ओपेरा सॉन्ग्स। ठीक है, या डांस जो है वो पोलिश डांसेस जो है, ये बेटा याद रखोगे, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, पोलेनिसा एंड माज़ुरुका, दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द पोलैंड। ठीक है, और स्ट्रेस ऑन पॉलिश
और वर्नाक्यूलर लैंग्वेज होती है द लैंग्वेज जो आपके रीजन में बोली जाती है, ठीक है। पेंटिंग्स हैड हेल्प टू डेवलप फोक टेल स्टोरीज, जो है इनको जो है कलेक्ट किया गया, लिखा गया फिर से ऑरली। इसमें से जो है ग्रिम ब्रदर्स थे, दे जर्मनी के, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। अब बेटा वापस आते हैं हम 1848 वाले जो रेवोल्यूशन हुआ था। सो बेटा मैंने आपको बोला कि 1830 में क्या हुआ था। 1830 में फूड शॉर्टेज हुई थी, फ्रांस से स्टार्टिंग हुई, रेवोल्यूशन हुआ, लिबरल्स जो थे वो लीडर्स थे। व्हाट वाज द आउटकम? द आउटकम वाज कि फ्रांस क्या बन गया? फ्रांस मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ, ठीक है। सो यही चीजें लिखी है यहाँ पे। 1830s were years of great economic hardship in Europe due to sudden increase in the population। पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली, ठीक है, रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, फूड ज्यादा चाहिए। माइग्रेशन हुआ फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, सिटीज में जो है पॉपुलेशन बढ़ गई बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन। ज्यादा जो है वो फूड आपको चाहिए। बैड हार्वेस्ट लेड टू द फूड शॉर्टेजेस, ठीक है। सो 1830 से यही सब चीजें हो रही थी, ठीक है। और 1840 में फिर से हो गया, फिर से यही चीजें हो गई। देयर इज अ रिवोल्ट टुक प्लेस इन पेरिस। जब 1848 में फिर से ये रिपीट हो गया, पेरिस में फिर से लोग सड़कों पे आ गए, फिर से जो है रेवोल्यूशन हुआ। और इससे क्या हो गया बेटा? लुइस फिलिपी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया था, ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली, वो फ्रांस से भाग गया, ठीक है। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ठीक है। नेशनल असेंबली जो थी उसने कहा कि अब फ्रांस क्या है? फ्रांस अब रिपब्लिक हो गया है। रिपब्लिक बेटा क्या होता है? बेटा रिपब्लिक होता है जहां पे गवर्नमेंट लोग इलेक्ट करेंगे, ठीक है, एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट, उसको भी लोग ही इलेक्ट करेंगे, ठीक है। जहां पे गवर्नमेंट लोग इलेक्ट करेंगे और जो स्टेट का हेड है उसको भी लोग ही इलेक्ट करते हैं, उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, ठीक है। इंडिया में हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर, लोग इलेक्ट करते हैं। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट। जहां पे दोनों को लोग इलेक्ट करेंगे उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। सो फ्रांस जो है वो 1832 वाले जो रेवोल्यूशन से वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था, अब जो है वो क्या बन गया? अब वो रिपब्लिक बन गया इस वाले रेवोल्यूशन से, ठीक है। अब देखो क्या किया गया। सफरेज वाज ग्रांटेड टू ऑल मेल्स अबाउट 21 इयर्स ऑफ एज। बेटा इससे पहले क्या था? 25 इयर्स था, अब जो है 21 कर दिया गया, ठीक है। मतलब ये नहीं पहले ये था कि जो लोग टैक्स देते होंगे, नहीं, अब जो है हर ऑल मेन अबाउट 21 इयर्स ऑफ एज उनको राइट टू वोट दिया गया, ठीक है। अब ये जो है वो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। ये फ्रांस की बात थी। जब हमने वहां पे पढ़ा 1830 वाले रेवोल्यूशन में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो हमने बेल्जियम की बात की थी। यहाँ 1848 वाले रेवोल्यूशन में जब फ्रांस रिपब्लिक बना तो हम बात करेंगे जर्मनी की, ठीक है। अब जब फ्रांस में ये चेंजेस आ गई, जर्मनी में क्या हुआ? वहां पे भी जो है वो रेवोल्यूशन हुआ, and this was again led by the liberals. The revolution was led by the educated middle class who combined their demands for constitutionalism with national unification. यहां पे बेटा क्या हुआ? जो ये 39 स्टेट्स थी, इन 39 स्टेट्स में जो लिबरल लीडर्स थे वो जो ज्वाइन हो गए, एंड उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये जो 39 स्टेट्स है इनको हम क्या करेंगे? यूनाइट करेंगे, ठीक है। और ये सारे लोग जो है ये लोग असेंबल हुए, ठीक है, फ्रैंकफर्ट के एक चर्च में, सेंट पॉल चर्च में। ये क्या हो गए? असेंबल हो गए, और इसी को नाम दिया गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। बेटा ये एग्जाम में आता है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। सेंट पॉल चर्च में ये जो है जितने भी ये लिबरल लीडर्स थे 39 स्टेट्स के, ये असेंबल हो गए फ्रैंकफर्ट के एक चर्च में, सेंट पॉल। और यहाँ पे जो है इन्होंने जो है जर्मनी के लिए जो है ऑल जर्मन नेशनल असेंबली जो है वो बनाई, ठीक है।
on 18th May 1848-31. The elected representatives marched to take their places in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. ठीक है, यहां पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया यूनिफाइड जर्मनी के लिए. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन तो बना, मोनार्क कौन रहेगा? क्योंकि मेरे बेटा ये जो जर्मनी का जो मसला ये जो था ना, ये जो 39 स्टेट्स थी, यहाँ पे कोई एक ही अंपायर नहीं थी. इस रीजन में ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया भी जो है, ऑस्ट्रिया के अंडर भी कई सारी स्टेट्स थी, प्रूशिया के अंडर भी कई सारी स्टेट्स थी. अब जब ये यूनिफाई हो जाएगा तो हु विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क? सो उन्होंने डिसाइड किया, ये जो लीडर्स थे आए थे यहाँ पे, दे डिसाइडेड कि हम विलियम IV जो है किंग ऑफ प्रूशिया, इसी को हम क्या करेंगे, इसी को इन्होंने ऑफर किया कि आप यूनिफाइड जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनो. लेकिन विलियम IV ऑफ प्रूशिया, उसको पता था कि एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल जो है, इसका मतलब है कि आप ऑस्ट्रिया और जो भी उस वक्त जो मोनार्क्स है उनके साथ जो है वो टक्कर ले रहे. ठीक है, क्योंकि ये उनके अगेंस्ट था. सो व्हाट ही डिड, ही रिजेक्टेड दिस प्रपोजल. इंस्टेड क्या किया गया, ही जॉइनड विद अदर मोनार्क्स. और क्या किया गया, बाकी जो मोनार्क्स थे, दे अपोज्ड द इलेक्टेड असेंबली. ठीक है, और उसके बाद इट फोर्स्ड ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस. नहीं, उसके बाद जो है मोनार्क्स आए, उन्होंने फोर्सबली जो है इनको निकाला. ठीक है, यहां से ये जो रेवोल्यूशन आया था इसको सप्रेस किया गया था. लेकिन एक चीज हो गई इससे, ये जो मोनार्क्स थे, ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स थे, इनको रियलाइज हो गया कि ये जो सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस है, ठीक है, ये जो साइकिल ऑफ रेवोल्यूशंस है, ये कभी खत्म, ये लोग रेवोल्यूशन करेंगे, हम सप्रेस करेंगे, ये फिर से उठेंगे, हम फिर से सप्रेस करेंगे, ये साइकिल खत्म नहीं होगा. ठीक है, ये साइकिल तब खत्म होगा जब तक कि हम इन्हें कुछ ना कोई ना कोई कंसेशन न दें. सो इन्होंने बहुत सारे जो है ये ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स थे, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस की. जैसे सर्वडम को एबॉलिश किया गया. ठीक है, फोर्स्ड लेबर जो है, बॉन्डेड लेबर थी, जिसको बेगार बोलते हैं हम. ठीक है, बेगार, इसको भी उन्होंने क्या कर दिया, इसको भी उन्होंने, बेगार आप लोगों ने सुना होगा. ठीक है, कश्मीरी जो है वो फेमस कश्मीरी प्रोवर्ब है कि बेगार त्यागर गसुन गछ सुली गछ गसुन. ठीक है बेटा, ये क्यों बोलते हैं सुली गछ गसुन? ठीक है, सो बेटा अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे जो है बोलिएगा कि क्यों ये बोला जाता है कि बेगार त्यागर गछ गसुन सुली गछ गसुन. सो ये बेगार जो है, बॉन्डेड लेबर, इट वाज जो है एबॉलिश्ड. तो बहुत सारी कंसेशंस जो है इन्होंने इनको दे दी. ठीक है, उसके बाद बेटा हम आते हैं जर्मनी पे. ठीक है, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. बेटा अब देखो, 1848 में लिबरल्स जो है दे ट्राइड टू यूनिफाई जर्मनी बट दे फेल्ड. ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं अल्टीमेटली क्या हुआ. ये जो जर्मनी है और ये जो इटली है, इनको किन्होंने नेशन स्टेट बनाया? हु यूनिफाइड देम? लोग थे, पीपल? नो. अल्टीमेटली इट वर दीज मोनार्क्स जिन्होंने इनको क्या किया, यूनिफाई किया. ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू द जर्मनी, सो इट इज मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने जर्मनी को क्या किया, यूनिफाई किया. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बेटा जो है, इसमें ये चीजें आप याद रखोगे. 1848 में जो है प्रूशिया जो था, प्रूशिया के अंडर मैंने आपको बोला बहुत सारी जो है वो स्टेट्स जो है वो वहां पे प्रूशिया जो है वो उनका कंट्रोल था. प्रूशिया का जो चीफ मिनिस्टर था, ठीक है, हिज नेम वाज ओटो वन बिस्मार्क. ठीक है, ओटो वन बिस्मार्क जो है ये चीफ मिनिस्टर था प्रूशिया का. ही यूनिफाइड ऑल जर्मन कॉन्फेडरेशन स्टेट्स. ठीक है, और बिस्मार्क जो था, ही बिलोंग्ड टू अ लैंड ओनिंग फैमिली ऑफ प्रूशिया. ही वाज एक फैमिली होती थी लैंड ओनिंग, जिनके पास जो ना बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जुंग की, उस फैमिली से ये बिलोंग करता था. ये जो प्रूशिया, ये जो बिस्मार्क था, व्हाट दीज मोनार्क्स रियलाइज्ड, इन्होंने रियलाइज किया कि ये जो लोग चाहते हैं, ये जो चाहते हैं कि यूनिफिकेशन हो जाए, ठीक है,
यूनिफिकेशन हो जाए। सो अगर हम ही जो है जर्मनी को यूनिफाई करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो है हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, एरिया ऑब्वियसली एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जो पार्ट फ्रांस ऑस्ट्रिया के पास है, जो डेनमार्क के पास है, वो सारा आपका हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके जो है वो एरिया जो है वो बढ़ जाएंगे। सो यही सोच कर क्या किया, जो आर्मी जो थी, दे डिसाइडेड कि जर्मनी जो 39 स्टेट्स में डिवाइड है, इसको क्या किया जाए, इसको यूनिफाई किया जाए। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो रोल था वो किया बिस्मार्क ने, ठीक है। कितने वॉर्स लड़े उसने, ही फॉट 3 वॉर्स, इस यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है। पहला वॉर जो हुआ, ठीक है, वो ठीक है 1860s में उसने किया। 1863 में जो है बेटा वो वॉर हुआ, 1863 में वॉर ऑफ शेल्सविंग एंड हॉलस्टेन, ये वॉर हुआ जिसमें डेनमार्क को हराया गया। देखो बेटा, इनको हराने के लिए जो बिस्मार्क था उसने ऑस्ट्रिया का यूज किया। एंड देन 3 साल के बाद ही ऑल्सो डिफीटेड ऑस्ट्रिया इन ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर। ऑस्ट्रिया जो है वो बिगेस्ट जो है वो जो कंपिटिटर था प्रूशिया का, इसको जो है 1866 में हराया ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर्स में। उसके बाद फ्रांस जो है, ही डिफीटेड फ्रांस इन फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 में। ये 3 जो है वॉर्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्या किया गया, प्रूशिया का जो किंग था विलियम फर्स्ट, ठीक है, ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ द जर्मनी, ठीक है। ये प्रोक्लेमेशन कहां पे हुआ, हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सेल्स, वर्सेल्स आपको पता है, ठीक है, फ्रांस में है। 18 जनवरी को हुआ 1871 में, ये डेट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो स्टेट स्ट्रांगली एम्फसाइज्ड ऑन द मॉडर्नाइजिंग बैंकिंग, ठीक है, लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स जो है ये इंट्रोड्यूस किए गए। सो इस तरीके से क्या हुआ कि 39 स्टेट्स जो थी जर्मनी की, उनको यूनिफाई किया गया। और यूनिफाई किन्होंने किया, इट वाज आर्मी, इट वाज द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो लोगों से ये नहीं हुआ, लोगों का जो अटेम्प्ट था 1848 में लिबरल्स का, वो फेल हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जर्मनी फिर से डिवाइड हुआ, ठीक है। कब ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ था 1945 में, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, ठीक है। जर्मनी के 2 हिस्से हो गए, एक पार्ट यूएसए ने लिया, दूसरा यूएसएसआर ने लिया। इवन बर्लिन जो कैपिटल थी उसको भी 2 हिस्से किए गए, बर्लिन वॉल वाज क्रिएटेड। और दोबारा इसको यूनिफाई कब हुआ, 1990s में, ठीक है, जब यूएसएसआर जो है वो बेटा डिक्लाइन हुआ। दूसरी बार जो है जर्मनी, जो वेस्टर्न जर्मनी और ईस्टर्न जर्मनी जो है, इनको यूनाइट किया गया, ठीक है। ये बेटा मैप है जर्मन एम्पायर का 1860 से लेकर 1871 तक। देखो ये 39 स्टेट्स हैं अलग अलग। प्रूशिया जो है, प्रूशिया का कंट्रोल यहाँ पे था, ठीक है। ये जो है इनको, ये ऑस्ट्रिया और डेनमार्क वगैरह जो है उनके पास था। ओके बेटा, सिमिलर स्टोरी है इटली की भी, ठीक है। जर्मनी 39 स्टेट्स में डिवाइड था, इटली जो है ये 7 स्टेट्स में डिवाइड था। इन 7 स्टेट्स में एक स्टेट थी जो कि इंडिजिनियस थे, इंडिजिनियस मतलब जो कि इटली के ही थे। जो 6 स्टेट्स थे वो फॉरेनर्स थे, ठीक है। देखो बेटा, टुस्केनी, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, द पेपल स्टेट्स, ठीक है, लोम्बार्डी, वेंटिया, पार्मा एंड मोडना, ये 7 स्टेट्स थी जो मतलब जिनमें इटली जो है वो डिवाइड था। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी जो है वो पहले अटेम्प्ट किया था वो जोसेपी मैज़िनी ने, जो रेवोल्यूशनरी था, ठीक है, वो फेल हुआ। उसके बाद 1848 में यहाँ पे भी लिबरल्स ने कोशिश की थी कि इसको जो है यूनिफाई किया गया था, वो भी फेल हुआ था। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इट वाज सर्डिना पेडमाउंट, जो कि यहाँ की जो इंडिजिनियस स्टेट थी, ठीक है, यहाँ इटली को यूनाइट करने की जो जिम्मेदारी जो है वो इन्हीं के शोल्डर्स पे बिठा गई, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है थ्रू वॉर्स ही इटली को भी क्या किया गया, थ्रू वॉर्स ही इटली को भी जो है यूनाइट किया गया, ठीक है। तो मैंने आपको बोला बेटा 1830s में जोसेपी मैज़िनी, ठीक है, उसने कोशिश की थी बट फेल्ड।
उसके बाद हम देखते हैं कि 1848 में भी जो है एक और अटेम्प्ट किया था लिबरल्स ने, वो भी फेल हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सर्डिना पेडमाउंट का जो किंग था विक्टर एमेनुएल सेकंड, ठीक है, सो मेंटल ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन जो है फेल अपॉन हिम, ठीक है, अंडर फॉर दिस हम देखते हैं कि elites of the kingdom a unified Italy meant possible economic development and a political dominance। इन्होंने भी यही सोच के जो है ये कहा कि हम इसको यूनिफाई करेंगे, क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और पॉलिटिकल डोमिनेंस आएगी, बाकी रीजन्स पे भी हमारी ही पॉलिटिकल डोमिनेंस आएगी अगर हम बाकी स्टेट्स को जो है हराने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है बेटा। सो After 1848, the Italian kingdom of the Sardinia Piedmont, under its chief minister, अब देखो वहां पे ऑटोमन बिस्मार्क था, यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर था इमैनुअल सेकंड का, काउंट कैवियर, ही यूनिफाइड इटली। ही वाज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, ठीक है। इवन हम देखते हैं सर्डिना पेडमाउंट जो है, ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859, पहला वार 1859 में, ठीक है, ऑस्ट्रियन फोर्सेस वेर डिफीटेड, ठीक है, और जिससे जो है वो जो लुम्बार्डी जो मैंने आपको एक स्टेट बोला कि उस पर कब्जा आ गया, ठीक है। उसके बाद पेपल स्टेट से, पेपल स्टेट्स बोलते हैं जो जहाँ पे कंट्रोल था किसका, पोप का। पोप आपको पता है ना, जो रिलीजियस हेड होता है क्रिश्चियंस का, जैसे हमें जो है खलीफा होता था, ठीक है, रिलीजियस हेड, लेकिन दैट वाज ऑफिशियली ऑफिशियली उसको खत्म किया गया 1920s में, लेकिन इनका जो रिलीजियस हेड होता है पोप, वो आज भी है, लेकिन देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द रिलीजियस सिस्टम। पोप जो है उसकी इंटरफेरेंस नहीं चलती है पॉलिटिक्स में जैसे पहले चलती थी। सो पेपल स्टेट्स उन्हीं को बोलते थे, वो स्टेट थी जहां पे उसका कंट्रोल था, ठीक है। उसके अलावा 1860 में जो है इमैनुएल सेकंड एंड गैरिबल्दी दे मार्चेड इनटू द साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो है, ठीक है, 1816 में जो है जो साउथ में जो वो टू सिसिली किंगडम थी उस पे जो है थ्रू वॉर्स उस पे कंट्रोल किया गया, और यहाँ पे जो है विक्टर एमेनुएल सेकंड जो है उसने उसको सपोर्ट किया गैरिबल्दी ने, ठीक है। अब गैरिबल्दी कौन था, गैरिबल्दी जो है वाज वन ऑफ द पुपिल ऑफ जोसेफ जोसेपी मैज़िनी, ठीक है, उसी का शागिर्द था। ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी ही चलाता था, तो इसके कई सारे जो है वॉलंटियर्स जो है इसके साथ आए, और जिससे जो है इन्होंने जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है उसको इन्वेज किया। ही ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स विद द हेल्प ऑफ द आर्मी ऑफ द रेड शर्ट्स। जो इसके साथ जो वॉलंटियर्स आए थे उन्हीं को नाम दिया गया रेड शर्ट्स, ठीक है। इन 1861 विक्टर एमेनुएल सेकंड ही वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। सो बेटा इटली में भी हम देखते हैं कि यूनिफिकेशन किन्होंने की, यूनिफिकेशन जो है वो आर्मी ने ही की। यूनिफिकेशन जो है वो मोनार्क्स ने ही सोचा कि अगर हम ही जो है यूनाइट करेंगे तो इससे जो है पॉलिटिकल डोमिनेंस हमें हमारी जो है वो बढ़ेगी, हमें जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा हो सकती है, और लोग भी चाहते थे कि ये सब चीज़ें हो जाए, जो यूनिफिकेशन जो है वो हो जाए। सो इटली अगर आप देखोगे यूनिफिकेशन के बाद, ठीक है, ओके। अब बेटा उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन का जो केस है, ठीक है, आप लोगों ने बेटा सुना है ना इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड सुना है, ब्रिटेन सुना है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन सुना है, यूके, ठीक है, ये बेटा सुना है कि एक ही है। देखो बेटा, देखो बेटा ये मैप है, ये जो यूके है यहाँ पे आप देखोगे इट इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट इसल्स बोलते हैं आइलैंड्स को, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड है। जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो यहाँ पे एक दूसरा आइलैंड था वेल्स, ठीक है। वेल्स और इंग्लैंड जो है ये एक ही हो गए, ठीक है, ये ज्वाइन हो गए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, इवन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कई सारे जो है वो डेमोक्रेटिक फीचर्स आए गवर्नमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया। सो उन्होंने बाद में फिर यहाँ पे क्या किया, ये एक और इसल है, एक और आइलैंड है स्कॉटलैंड, इन्होंने अपनी डोमिनेंस जो है वो इन पे की। सो ये ज्वाइन हो गए, ठीक है। जब ये ज्वाइन हो गए सो इन्हें नाम पड़ा, ये इंग्लैंड था, ठीक है, ये ब्रिटेन बन गया, स्कॉटलैंड जब इनके साथ ज्वाइन हो गया तो ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद एयरलैंड, ठीक है, एयरलैंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एयरलैंड जो है वो भी जो है यहाँ पे भी ब्रिटेन ने अपनी डोमिनेंस इंपोज की, ठीक है। तो इसको नाम पड़ा यूके, जो आप बोल रहे हैं ना यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम जो है ये इंग्लैंड है, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इनको मिला के हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है बेटा। अब ये चीजें कैसे हो गई, यूनिफिकेशन ऑफ ये जो ब्रिटेन है, ये जो डिफरेंट एसल्स थे, ये कैसे हुआ, ये वॉर से हुआ, ठीक है बेटा। देखो, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन नॉट ड्यू टू द सडन रेवोल्यूशन, कोई रेवोल्यूशन नहीं आया, ठीक है, कोई वॉर नहीं हुआ, इट वाज कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। नो ब्रिटिश नेशन टिल 18th सेंचुरी तक कोई ब्रिटिश नेशन था नहीं। ब्रिटिश इसल्स थे, जो मैं अभी आपको बोल रहा था, आइलैंड्स थे कंप्राइजिंग 4 एथनिक ग्रुप्स, यू नो, वेल्स, स्कॉट्स, आयरिश एंड यू नो इंग्लिश, यही लोग थे। इनका अपना जो है ओन इंडिविजुअल कल्चर था, इनका अलग से एक पॉलिटिकल सिस्टम था। लेकिन इनमें से ये जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड स्टडीली ग्रू इन वेल्थ बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन पहले यहाँ पे आया, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है। सो इनकी इंपॉर्टेंस, इनका पावर बढ़ गया, ठीक है। दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड ही था जिनके पास नेवी आई, और जिसकी वजह से उन्होंने जो है ओवरसीज कॉलोनीज जो है वहाँ पे कब्जा किया, ठीक है। ऑलमोस्ट 90% वर्ल्ड पे ब्रिटेन ने रूल किया है, ओनली बिकॉज ऑफ के जो शिप बिल्डिंग, जो नेवी वगैरह जो है सबसे पहले इन्हीं के पास थी। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि कई सारे जो है वो डेमोक्रेटिक फीचर्स भी यहीं से आए। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो 3 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन से बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे पहले एक रेवोल्यूशन आया था ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन वो इंग्लैंड में ही आया था, वो जो कि 1660s में बेटा वो आया था। और इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने हमें किसका कॉन्सेप्ट दिया? कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें राइट्स का कॉन्सेप्ट मिला, अमेरिकन रेवोल्यूशन से रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट मिला, रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये सब चीजें पहले से ही आ गई थी। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया इस रीजन में बेटा। जब ये इस रीजन में पावरफुल हो गया तो इसने अपनी डोमिनेंस जो इसके नेबरिंग आइलैंड्स थे उन पे इंपोज करना स्टार्ट किया, ठीक है। देखो बेटा, एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था 1707 में, एक एक्ट हुआ था, ठीक है। और इससे यूके बन गया, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड इंपोज्ड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, ठीक है। ये बेटा आप लोगों ने, मैं बोलूंगा कैसे ये हुआ था। स्कॉटलैंड में जो लोग थे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी के 2 सेक्टर्स हैं। इंग्लैंड में हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो प्रोटेस्टेंट्स की थी, ठीक है। और स्कॉटलैंड में हम देखते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट्स थे उन्हीं प्रोटेस्टेंट्स के थ्रू, ठीक है, उनको सपोर्ट किया इंग्लैंड ने, उन्होंने जो है अपनी डोमिनेंस वहां पे इंपोज की। उसके बाद हम देखते हैं कि जब जो है स्कॉटलैंड ब्रिटेन से मिला, जब इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इलेक्ट होते थे, वो इंग्लैंड से इलेक्ट होते थे। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है डोमिनेटेड बाय जो है इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव्स। सो इससे क्या हुआ? स्कॉटलैंड पे जो है ब्रिटेन ने अपनी डोमिनेंस जो है वो इंपोज की, ठीक है। अब देखो इसके इफेक्ट्स क्या पड़े। एक्ट ऑफ यूनियन 1770 also resulted in the repression of the Scotland's distinctive culture. Catholic clans of Scottish Highlands suffered repression when they tried to become the independents, ठीक है। जो मैंने आपको बोला, जो कैथोलिक्स थे, ठीक है, जब भी वो रिप्रेशन करना, जब भी वो जो है अपनी आवाज उठाना चाहते थे, उनको सप्रेस किया जाता था। कौन सप्रेस करते थे? प्रोटेस्टेंट्स। उनको बैकिंग किन की थी? इंग्लैंड की थी, ठीक है। सो स्कॉटिश हाईलैंडर्स फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, टू वेयर देयर नेशनल ड्रेस, ठीक है।
several of them forcibly driven out of their homeland. ठीक है, जिसने भी आवाज उठाई इस डोमिनेंस के खिलाफ उनको जो है वो निकाला गया वहां से। देखो फेट ऑफ ये। उसके बाद एयरलैंड की बात, एयरलैंड भी जो है इट वाज आल्सो डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। इंग्लिश हेल्प्ड Irish Protestants to establish dominance over whole country. Catholic revolts यहाँ पे भी हुए, including one by वुल्फ जोन। बेटा ये याद रखोगे, ये एमसीक्यू आ सकता है बेटा आपको, ठीक है। इसने जो है वो रिवोल्ट किया था and that revolt was suppressed. So हम देखते हैं कि एयरलैंड जो है क्या हुआ, फोर्सबली जो है इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम व्हेन 1801 में जो है उसको जो है फोर्सबली इनकॉर्पोरेट किया गया। न्यू ब्रिटिश नेशन जो है फॉर्ज्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ द डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, ठीक है। अब चाहे वो एयरलैंड हो, ठीक है, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, इन्होंने यहाँ पे कौन सा कल्चर जो है वो इम्पोज किया, इंग्लिश कल्चर जो है इन पे जो है फोर्सबली जो है इन पे इम्पोज किया। यूनिफिकेशन के बाद क्या हुआ, सिंबल्स ऑफ द ब्रिटेन एक्टिवली were promoted. The British flag, Union Jack जो आप देख रहे हो यहाँ पे, was adopted as national flag. English national anthem God Save Our Queen जो आपने कई बार सुना होगा क्रिकेट मैच में, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया एक था इसी टाइम एज नेशनल एंथम। ओल्डर नेशंस जो है रिमेन्ड द सबऑर्डिनेट पार्टनर। बेटा इस डोमिनेंस में हम देखते हैं कि जो ओल्डर नेशन ये सबऑर्डिनेट पार्टनर्स थे, जो कुछ भी करता था वो इंग्लैंड से ही होता था, जो भी डिसीजंस लिए जाते थे वो इंग्लैंड से ही लिए जाते थे। दीज to Scotland and Ireland, they were the spectators, they were the subordinate partners in this union. हाँ ओके उसके बाद हम देखते हैं बेटा कि अब एक और टॉपिक है बेटा, ये सिंपल, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है, विजुअलाइजिंग द नेशन। देखो बेटा अब नेशन की हम बात करेंगे, नेशन, ठीक है। नेशन मैंने आपको बोला कि नेशन होता क्या है, नेशन मैंने आपको बोला नेशन हम कौम को ही बोलते हैं, और कौम हमेशा लोगों से बनते हैं, और किन लोगों से, जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ठीक है। अब इस नेशन को आप कैसे शक्ल दोगे, ठीक है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है ना, जैसे लव, जस्टिस, ठीक है, इनको कैसे हम सूरत देंगे, कैसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नेशन को भी कैसे दिखाया जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए क्या किया गया, एलिगोरीज जो है वो चुनी गई। एलिगोरी क्या होता है, एलिगोरी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। जो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं जिनकी हम शक्ल सूरत नहीं बना सकते, उनको दिखाया जाता है, तो यही होता है, उसको हम एलिगोरी बोलते हैं। थ्रू कैरेक्टर्स और फिगर्स, इट्स अ टर्म यूज्ड टू डिफाइन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और वैल्यूज। ओके अब देखो मैरीना, ठीक है, इसको जो है एज एन सिंबल दिखाया गया फ्रेंच नेशन का। इन फ्रांस द फीमेल फॉर्म वाज चोजन एज एन एलिगरी। दिस फीमेल फॉर्म वाज कॉल्ड मेरिना। दिस फीमेल एलिगरी पोर्ट्रेज आइडियाज लाइक लिबर्टी एंड रिपब्लिक, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि जर्मेनिया, जर्मन नेशन ने जो है, जर्मन नेशन ने फीमेल एलिगरी, उसको नाम रखा गया जर्मेनिया। इन जर्मनी आल्सो द फीमेल फिगर वाज चोजन एज एन एलिगरी, और this allegory was called Germania and represented the nation. In visual representation, Germania wears a crown of oak leaves। बेटा आप देखोगे crown of oak leaves है इस पे, और ये oak leaves जो है ये जर्मनी में सिंबल माना जाता था, किसका, हीरोइज्म का जो है ये सिंबल माना जाता था। बेटा ये भी जो है आपके एमसीक्यू में जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। बेटा अब आती है बात नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म की, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो लोग थे हु फॉट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज जो इन पे हो रही थी, जो अपने मोनार्क्स कर रहे थे, ठीक है, ये दे फॉट फॉर लिबर्टी, फ्रीडम, इन्हीं चीजों के लिए इन्होंने लड़ा ना, ठीक है। लेकिन अब जब ये नेशन स्टेट्स बने, अब ये इतने ग्रीडी हो गए कि अब ये दूसरे लोगों की फ्रीडम छीनने के लिए भी तैयार थे, ओनली एंड ओनली टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज, ठीक है। ये लोग ये भूल ही गए थे कि कभी हमने भी तो इस फ्रीडम के लिए लड़ा था, तो जिसके लिए इन्होंने क्या किया, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स से जो है इनको यूज किया गया, किस चीज के लिए, इंपीरियलिज्म के लिए। इंपीरियलिज्म बेटा आपको पता है कि जब वो एक स्ट्रॉन्ग कोई पावरफुल कंट्री जो है वो किसी वीक कंट्री
को सब्जुगेट करती है, वहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करती है, ठीक है, इसको कॉलोनियलिज्म भी बोलते हैं। सो नेशनलिज्म जो है, यूरोपियन पावर्स जो है ना, जो पावर्स थे, जे मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ऑफ इट्स पीपल, they fueled nationalist feelings to fulfill their own imperialist aims। यही थे imperialist aims, क्या थे कि जो बाकी nations है, जो बाकी लोग है, उनको जो है उन पे कंट्रोल किया जाए, वहाँ के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। existence of intense rivalry among the major powers made them intolerant towards each other। बेटा हम ये जो इस वक्त हम देखते हैं कि जो भी उस वक्त मेजर पावर्स जो थे ना बेटा, ये हर कोई चाहता था कि वो इंपीरियलिज्म करे। अब इंपीरियलिज्म करना क्यों है? सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडस्ट्रीज को चलाना था, ठीक है, इंडस्ट्रीज को चलाना था। जो भी सारे फितने की जो जड़ है ना, वो यही इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। बेटा अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए ये लोग जो है, ये लोग इनको रॉ मटेरियल चाहिए, इनको लेबर चाहिए, इनको जो है मार्केट चाहिए अपनी इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। तो इसके लिए इंपीरियलिज्म ही करना है, क्योंकि ये जो एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ से ये सब चीजें जो है वो मिलती है, सस्ती मिलती है, ठीक है। नाउ ये जो टाइम पीरियड था बेटा, इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जो मेजॉरिटी जो एरिया जो था ना, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय इंग्लैंड, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन। इस टाइम में हम देखते हैं कि जो बाकी नेशंस थे, जो बाकी पावरफुल कंट्रीज जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आ चुका था, इंडस्ट्रीज आ चुकी थी। सो अपनी इंडस्ट्रीज उनको चलाने के लिए, मार्केट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, लेबर के लिए इंपीरियलिज्म जो है बेटा वो जरूरी था, ठीक है। अब इस रीजन में क्या, अब इस टाइम पे क्या हुआ था? इस टाइम पे एक रीजन था जो कि एक्सपोज हुआ। जितने भी ये सुपर पावर्स थे इस वक्त, जो जैसे ब्रिटेन था, जो ना इंडस्ट्रियल कंट्रीज थे, ब्रिटेन या फ्रांस या जर्मनी जो था, एक रीजन था जो रीजन एक्सपोज हो गया। और वो रीजन जो है वो किन के कंट्रोल में था? वो कंट्रोल था माइटी ऑटोमन एम्पायर के पास, ठीक है। अब देखोगे तो बेटा द बल्कन क्राइसिस अब ऊपर लिखा है, मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसमें, ये हर साल जो है लगभग ये आता है। मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ जो नेशनलिस्ट टेंशन जो हुआ यूरोप में आफ्टर 1870 में, वो यही एरिया था, बल्कन एरिया। बेटा ये बल्कन एरिया जो हमने अभी ग्रीक की बात की ना, ग्रीक उन्होंने इंडिपेंडेंस ली ऑटोमन एम्पायर से। इस रीजन में और भी बहुत सारी स्टेट्स थी जो कि ऑटोमन्स के कंट्रोल में थे। ग्रीक के बाद जो बाकी स्टेट्स थी, जैसे रोमानिया है, अल्बानिया है, उन सभी स्टेट्स को जो है इंडिपेंडेंस मिली। अब ये जो सारी स्टेट्स जो थी ना, ये आपस में लड़ रही थी, ठीक है, ये आपस में लड़ रही थी फॉर देयर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो माइटी पावर्स थे उस वक्त, इंडस्ट्रियल नेशंस जो थे, उन सभी की आंखें जो है इस रीजन पे थी। द बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ अ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया है, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीक है ना, मैकेडोनिया, ठीक है। ये सारी जो स्टेट्स है ना, इन स्टेट्स पे इनकी नजरें थी। अब यही एक रीजन खाली रह गया था जहां पे बाकी जो इंडस्ट्रियल नेशंस चाहते थे कि वो कंट्रोल करे। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, जो मैंने अभी आपको बोला बेटा। तो ये आप देख सकते हो इस रीजन पे, ठीक है। और क्या हुआ, वन बाय वन ऑटोमन empires European subjects broke away from its control and declared independence. Balkan states fought for their independence and freedom for the Ottoman Empire, ठीक है। सो ये टेरिटरीज है ऑक्यूपाइड बाय द बाल्कन नेशंस इन द ऑटोमन एम्पायर, सर्बिया वगैरह, ठीक है। और बेटा यही एक रीजन बना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का बना। हर कोई जो है नेशन जो है वो चाहता था, जो इंडस्ट्रियल पावर था वो चाहता था कि इस रीजन पे जो है वो कंट्रोल करे, क्योंकि न्यूली बोर्न इंडिपेंडेंट एरियाज थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोई यूनिटी नहीं थी, एक दूसरे के साथ लड़ते थे, ठीक है। सो बेटा ये बहुत ही जो है यूरोप में जो है वो इंटेंस टेंशन था इस वक्त, और ये अल्टीमेटली फिर लास्ट में जो है ये कॉज बना बेटा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। सो बेटा आई होप कि बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बेटा वो रिवाइज हो गई बेटा इस लेक्चर में।
So with this, we have we have concluded the history revision for tonight. Beta, go through your notes, highlight the important points, keep revising. Inshallah, we will meet in the next class soon. Till then, take care of yourself and your parents. Allah Hafiz.